Hello friends, today we are going to understand the second chapter of economics, that is sector of Indian economy। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, किन एक्टिविटीज़ से इकोनॉमी आगे बढ़ती है। तो आप देख सकते हो इस फिगर में एक जो लेडीज़ है वो पेपर वाले से पेपर खरीद रही है, वहीं ये पर्सन सर पे लगेज कैरी करके जा रहा है, वहीं कुछ जो मजदूर हैं ब्रिक्स ले कर रहे हैं, कुछ जो लेडीज़ हैं वो कॉटन क्रॉप को ग्रो कर रही हैं, वहीं यहाँ पर एक लेडीज़ है जो कि कपड़ों को सेल कर रही है। तो ये सारे लोग ये एक्टिविटीज़ क्यों कर रहे हैं? ये सभी लोग ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ताकि इन्हें पैसे मिल पाए, ताकि इनकी इनकम हो पाए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वे सारी एक्टिविटीज़ जिसमें कि आपको कोई इनकम होती है, आपकी कोई अर्निंग होती है या फिर आपका कोई प्रॉफिट होता है, वे सारे एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाते हैं। बट वे सारी एक्टिविटीज़ जिसमें कि आपकी कोई इनकम नहीं होगी या प्रॉफिट नहीं होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगा। जैसे कि पेड़ लगाना, अगर हम अपने घरों में पेड़ लगाते हैं तो हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होता है इकोनॉमिकली, हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं इकोनॉमिकली, इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। आइए अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर हमने इंडियन इकोनॉमी या फिर इंडियन इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। सो वे सेक्टर जो बिल्कुल नेचुरली रिसोर्सेज पे डिपेंड होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर पे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कुछ फल सब्जियाँ हैं, कॉटन क्रॉप्स हैं, बार्ले है, या फिर डेयरी फार्मिंग है जिससे आप नेचर पे डिपेंडेंट होते हो मिल्क के लिए, माइनिंग हो गया या फिर वुड्स हो गए। दे आर ऑल बेसिकली डिपेंड अपॉन द नेचर। सो ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम नेचर पे डिपेंडेंट रहते हैं, नेचर के रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करते हैं, दोज एक्टिविटीज आर नोन एज प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज, लाइक फार्मिंग, फिशिंग, डेयरी, माइनिंग, ऑल दिस एक्टिविटीज आर प्राइमरी एक्टिविटी। जो प्राइमरी सेक्टर के एक्टिविटीज होते हैं वो मेनली एग्रीकल्चर और इन्हीं सेक्टर से रिलेटेड होते हैं। अब हम आगे समझते हैं सेकेंडरी सेक्टर को। तो सपोज करो आपको प्राइमरी सेक्टर में जो गुड्स मिल रहे हैं, जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उन सभी रिसोर्सेज को आप मैन्युफैक्चरिंग में लगा देते हो, जिससे कि आप कॉटन अगर आपने प्राइमरी सेक्टर में मिला है तो आप उससे क्लॉथ बना लेते हो, आपने माइनिंग करी है, आपको आयरन मिला है तो उससे आप एक कार बना लेते हो, आपको वुड्स मिला है तो उससे आप एक चेयर बना लेते हो। तो इस तरीके से जब आप प्राइमरी सेक्टर के रिसोर्सेज को मॉडिफाई करते हो और उसे मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हो, तो इसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर मेनली मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। सो सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में मेनली हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब आप सपोज करो कि आपके पास एक फार्म है जहां पर आपने वीट ग्रो कर लिया, बट आप इसको शहर तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हो, बायर तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हो, तो उसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमारे पास होता है टर्सरी सेक्टर, जो कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो those services which is provided to primary sector and secondary sector, those are known as tertiary sector। तो tertiary sector is basically composed of service sector, ये basically services provide करता है। जैसे कि एग्जांपल में आप इसे बैंकिंग समझ सकते हो, जहां से आप मनी बारो कर सकते हो फॉर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। सपोज करो कि आपने फार्मिंग करी है बट आपके पास फार्म प्रोडक्ट को रखने की जगह नहीं है, तो आप यूज कर सकते हो गोडाउन्स को, आप ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प ले सकते हो, आप स्टोरेज कर सकते हो। सो ऑल दीज एक्टिविटीज आर नोन एज टर्सरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल वॉशरमैन, बार्बर, कॉबलर, लॉयर, अकाउंटेंट, all these people actually provide you services, so they comes under service sector। आइए आगे समझते हैं।
So each of these economic activities which are grouped in 3 different sectors support each other. ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, सारे सेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. सपोज करो कि जो हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है. अगर प्राइमरी सेक्टर के जो पर्सन्स हैं वो अपने रिसोर्सेज को ना दें सेकेंडरी सेक्टर को, क्या सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा. इसी तरीके से जो टर्सरी सेक्टर है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को. तो सपोज करो टर्सरी सेक्टर का जो पर्सन है वो ट्रांसपोर्ट ही ना करे किसी भी गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, किसी नेचुरल रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह तक, तो प्राइमरी सेक्टर भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा. सो इस तरीके से ऑल दी सेक्टर आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. ओके, सो आगे समझते हैं कि हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. तो हम कैसे टोटल प्रोडक्शन को काउंट करेंगे? सो सपोज करो कि आप फार्मिंग कर रहे हो, आपने वीट ग्रो किया और उसे सेल कर दिया 20 रुपीज़ पर केजी पे. अब इसी पर वीट को किसी पर्सन ने खरीदा और इसी वीट को मॉडिफाई करके सेल किया नेक्स्ट पर्सन को, सपोज करो 25 रुपीज़ पर केजी पे. तो अगर हम 20 रुपीज़ पर केजी और 25 रुपीज़ पर केजी को ऐड करेंगे सो इट विल बी 55 रुपीज़ टोटल. बट मार्केट में जो सेलिंग हो रही है, जो बायर तक ये सामान पहुंच रहा है वो तो सिर्फ 25 रुपीज़ का ही पहुंच रहा है. तो इस तरीके से हमारे द्वारा ऐड किया हुआ जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो गया. इसीलिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही काउंट किया जाता है. सो टू काउंट द प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर में कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, इसके लिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही काउंट करते हैं. उसमें जो भी रॉ मटेरियल लगे हैं या फिर जो भी इनिशियल कॉस्ट आ रही है उसे हम काउंट नहीं करते, सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही काउंट करेंगे. बेसिकली बायर या फिर जो कंज्यूमर है वो कितना पे कर रहा है हम उसे ही काउंट करेंगे. आगे हम समझते हैं जीडीपी को, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ईच सेक्टर इन अ पर्टिकुलर ईयर फॉर अ कंट्री इज नोन एज जीडीपी. यानी कि जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनकी जो टोटल वैल्यू होती है किसी एक वित्तीय साल में, किसी एक इकोनॉमिक ईयर में, किसी भी कंट्री के अंदर, उसे हम जीडीपी कहते हैं. और जीडीपी से ही हमें किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का पता चलता है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है. अब ये बहुत ही बड़ा टास्क है क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि हमारे इंडिया में तो तीनों सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं. तो कैसे हम सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को ऐड करेंगे? सो इसे करने का काम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करती है. बहुत सारे अपने एजेंसीज के द्वारा वे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज को ऐड करते हैं. आइए हम समझते हैं किस तरीके से इन सेक्टर्स में हिस्टोरिकल चेंज हुए हैं, पहले से कैसे था और अब कैसा हो गया है. तो जनरली जो हमारा इनिशियल स्टेज पे जो प्राइमरी सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. इंडिया में मोस्टली जो पीपल इन्वॉल्व थे वे मेनली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे. लोग एग्रीकल्चर ज़्यादा किया करते थे. जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ, बढ़ा, उस तरीके से हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ. बहुत सारी मशीन्स लगी, फैक्ट्री लगी, मिल्स लगी. तो लोगों ने, कुछ फार्मर्स ने फार्मिंग क्विट करके इंडस्ट्रीज में आ गए, इंडस्ट्री वर्क में काम करने लगे. अब जैसे जैसे सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज हुआ उसी तरीके से प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज देने के लिए टर्सरी सेक्टर भी इंक्रीज हो गया. इस तरीके से बहुत सारे लोग टर्सरी सेक्टर में वर्क करने लगे. इसे आगे समझते हैं. तो आप ये ग्राफ देख रहे होंगे, ये ग्राफ हमें शो कर रहा है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर को किस ईयर में, 1973-74 और 2013-14 में. ब्लू कलर हमारे प्राइमरी, रेड सेकेंडरी और ग्रीन टर्सरी को शो कर रहा है.
तो आप देख सकते हो 1973-74 में जो प्राइमरी सेक्टर था वो डोमिनेंट था, सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, या फिर आप बोल सकते हो कि हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो हुआ करता था वो प्राइमरी सेक्टर का हुआ करता था। वहीं सेकेंडरी सेक्टर बहुत ही कम है और टर्शियरी सेक्टर भी बहुत ही कम आपको दिख रहा है। अगर आप इसे फर्दर 2013-14 में देखोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है वो हमारे टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर की हुई है। वहीं हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर या आप बोल सकते हो सेकेंडरी सेक्टर की जो ग्रोथ हुई है वो भी उतनी नहीं हो पाई है जितनी टर्शियरी सेक्टर की हुई है। वहीं प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ भी बहुत ही कम हुई है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। आइए हम अगले ग्राफ को समझते हैं। ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि परसेंटेज वाइज क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे तीनों सेक्टर का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का। तो आप देख सकते हो 1973 में परसेंटेज वाइज हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 40% के आसपास था। वहीं हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो ऑलमोस्ट 10% के आसपास था और टर्शियरी सेक्टर 50% के अप्रोक्सीमेटली था। वहीं अगर आप 2013-14 में देखोगे तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन कर रहा है हमारे जीडीपी में, विच इज ऑलमोस्ट 12%, वाइल द टर्शियरी सेक्टर की आप कंट्रीब्यूशन देख सकते हो जो कि 60% से भी एबव कंट्रीब्यूशन कर रहा है। आइए अब हम इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो 1778 में इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो 71% लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है। वहीं जो सेकेंडरी सेक्टर है 11 एंड टर्शियरी सेक्टर 18% पीपल्स को एम्प्लॉय कर रहा है। अगर आप आज की कंडीशन में देख सकते हो कि 1718 में 44% पीपल्स इन्वॉल्व हैं इन फार्मिंग और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, वाइल 31% पीपल्स इन्वॉल्व हैं सर्विस सेक्टर में। तो ऐसा क्या हुआ, एक्चुअली हमारे कंट्रीज में बहुत ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट थी। बहुत सारे लोग अननेसेसरली एग्रीकल्चर फील्ड में लगे हुए थे। सपोज करो एक फैमिली है जो 5 पीपल की फैमिली है और उस फैमिली में जो 5 पीपल्स हैं वे सभी एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हैं, बट उनके पास जो ज़मीन है, उनके पास जो लैंड एरिया है उसमें सिर्फ 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से 2 पर्सन एक्स्ट्रा वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनकी नीड वहाँ पे नहीं है, उनके होने से भी प्रोडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सो दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये एम्प्लॉयमेंट हमें दिखती नहीं है, ये अनएम्प्लॉयमेंट हमें नहीं दिखती है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव ए जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, हेंस इट इज कॉल्ड डिस्क्रीस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो हमें क्लियरली नहीं दिखती है बट उस पर्सन को वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जिस भी सेक्टर में ज़रूरत से ज़्यादा, नीड से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे हमें अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। आइए अब हम समझते हैं कि कैसे हम अपने एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो सपोज करो अगर आपके पास एक लैंड है और गवर्नमेंट आपको इरिगेशन की सुविधा प्रोवाइड कर देती है, गवर्नमेंट आपको इरिगेशन की अगर सुविधा प्रोवाइड करती है तो आप क्या करोगे, आप एक साल में 2 या 2 से ज़्यादा भी क्रॉप को ग्रो कर सकते हो। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट आपको फर्टिलाइजर प्रोवाइड करे, वाटर प्रोवाइड करे, डैम्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, कैनाल्स प्रोवाइड करे, तो इस तरीके से आपकी फार्मिंग आप बहुत ईजीली तरीके से कर सकते हो और आपकी फार्मिंग में कम से कम लोगों की नीड होगी। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग बच जाएंगे जो कि अदर सेक्टर में काम कर पाएंगे। ये सभी लोग अदर सेक्टर जैसे कि टर्शियरी सेक्टर यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, मिनी ट्रक, ये सेक्टर चलाने में काम कर सकते हैं। इसी तरीके से सपोज करो कि गवर्नमेंट अगर प्रॉपरली फाइनेंस प्रोवाइड करे किसी भी फार्मर को, तो फार्मर को किसी भी मनी लेंडर के पास नहीं जाना पड़ेगा, जिससे कि फार्मर की बहुत सारी इनकम बच जाएगी और
साथ ही साथ जो फार्मर है अदर एक्टिविटीज को भी कर पाएगा। इसी तरीके से अगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करे और अदर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, साथ ही साथ मार्केट अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करे जिससे कि फार्मर इजीली अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए, तो फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज होगी। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके लिए डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सेक्टर्स को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, उनकी इनकम इंक्रीज हो जाए। जैसे कि नए नए सेक्टर जैसे आईटी सेक्टर हो गया, टूरिज्म सेक्टर हो गया, क्राफ्ट हो गया, इन सभी सेक्टर्स में हम बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने एक राइट टू वर्क बिल पास किया जिसके अलाउ किया गया 625 डिस्ट्रिक्ट्स में। इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स में MGNREGA यानी कि मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी 2005 एक्ट पास किया गया, जिसके अंतर्गत हर एक पर्सन को जो कि एलिजिबल है उसे 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जिसमें वो डिफरेंट वर्क कराएगी। जैसे कि कैनाल बनवा सकती है, आपसे कोई वेल बनवा सकती है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत कोई भी काम करवा सकती है। सो इस तरीके से गवर्नमेंट 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कर देगी और बाकी के दिन ये लोग खुद का वर्क कर सकते हैं किसी भी फार्म लैंड में। अब हम समझते हैं दो एग्जाम्पल्स को। पहला एग्जाम्पल है कांता का और दूसरा एग्जाम्पल है कमल का। कांता एक ऑफिस में काम करती है जिसकी जो टाइमिंग है 9:30 से 5:30 तक है। उसे रेगुलरली सैलरी मिलती रहती है और उसे पीएफ भी मिलता है, विच इज प्रोविडेंट फंड मिलता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। उसे मेडिकल की सुविधा भी मिलती है और बाकी सारे अलाउंस भी रहते हैं। संडे को उसका हॉलीडे होता है जो कि पेड होता है, यानी कि उसे उस दिन के भी पैसे मिलते हैं। जब उसने ज्वाइन किया था तो उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था जिसमें सारे टर्म्स और कंडीशन लिखे हुए थे। वहीं कमल एक अनदर पर्सन है जो कि कांता का ही नेबर है। वो डेली वेजेस पे काम करता है एक ग्रोसरी शॉप में, परचून की दुकान पे या जनरल शॉप में, जहां पर वो 7:30 से नाइट 8 तक काम करता है। उसे कोई भी अलाउंस नहीं मिलता है, उसे सिर्फ अपने वेजेस मिलते हैं। अगर वो काम पे नहीं जाता है तो उस दिन के उसे पैसे कट जाते हैं। उसे कोई भी फॉर्मल लेटर नहीं मिला था एम्प्लॉयमेंट के लिए और उसे कभी भी अपने काम से निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से आप 2 टाइप के एम्प्लॉयमेंट को देख सकते हो। एक एम्प्लॉयमेंट जो फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट है जिसमें कांता को एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स को ये सेक्टर फॉलो करता है। दिस इज नोन एज ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी टाइमिंग फिक्स होती है, उन्हें रेगुलरली सैलरी मिलती है। सैलरी के अलावा उन्हें प्रोविडेंट फंड में मिलता है और जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उन पे लागू होते हैं। इसी तरीके से उन्हें मेडिकल अलाउंस भी मिलता है, साथ ही उन्हें पेड लीव भी मिलता है। वहीं अगर आप कमल की बात करोगे तो कमल एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, ये ऑर्गेनाइज नहीं है। गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स इन पे लागू नहीं होते। अगर लागू भी होते हैं तो इसमें जो एम्प्लॉयर होता है यानी कि जिसने इन्हें जॉब दिया है वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करता। साथ ही साथ इन्हें कोई पीएफ नहीं मिलता है, इन्हें कोई मेडिकल की सुविधा नहीं मिलती है। इस तरीके से दैट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अब हम बात करते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी जॉब को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर्स होते हैं उन्हें बहुत ही कम वेजेस पे रखा जाता है, उन्हें बहुत कम वेजेस पे काम कराया जाता है। इस तरीके से अक्सर देखा गया है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लेबर्स को, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। उन्हें प्रॉपर वेजेस भी नहीं दिए जाते हैं, उनसे ज़्यादा काम भी कराया जाता है, उन्हें कोई मेडिकल की सुविधा नहीं मिलती है, उन्हें कोई पीएफ नहीं मिलता है। और जब उनकी एज इतनी हो जाती है कि वो काम नहीं कर पाते हैं तो उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। साथ ही साथ जॉब से निकालने के बाद उन्हें कोई पेंशन भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इस तरीके के लोग बहुत ही लो वर्क पे काम करते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप देखोगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के बहुत सारे लोगों को एक साथ निकाल दिया जाता है जिससे कि वे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने लगते हैं, जिससे उनकी सैलरी डिक्रीज हो जाती है, उनकी इकोनॉमिक हालत खराब हो जाती है।
तो ऐसे लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू कर देते हैं। सो हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट रूल और रेगुलेशन को लाना चाहिए और इनको सभी वर्कर्स पे लागू कराना चाहिए। ऐसे वर्कर्स के साथ आप देखोगे कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। सो आइए अब समझते हैं हम लोगों ने क्या समझा। हम लोगों ने समझा बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, साथ ही साथ इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्सरी एक्टिविटी। इसी के साथ साथ हमने इंडिया में प्रोडक्शन को भी देखा, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को भी देखा और साथ ही हमने डिवाइड किया अपने वेजेस लेबर्स को, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अब आगे हम समझते हैं कि हमारे जो सेक्टर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, यानी कि ये सेक्टर किसे बिलोंग कर रहे हैं, इसके बेसिस पे सेक्टर को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। सो पब्लिक सेक्टर आर दो सेक्टर विच इज एक्चुअली ओन बाय ए इंडिविजुअल या फिर पब्लिक पर्सन। सो किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा जो ओन किया जाता है सेक्टर, या जैसे कोई कंपनी हो गई, कोई शॉप हो गया, कोई बिजनेस हो गया, ऑल दिस नोन एज प्राइवेट सेक्टर। वाइल अगर किसी भी कंपनी को कोई गवर्नमेंट ओन करती है या फिर किसी भी कंपनी को कोई गवर्नमेंट चलाती है, जैसे कि इंडियन रेलवे हो गया या फिर हमारा हेल हो गया या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनी हो गई, उन्हें हम पब्लिक सेक्टर में काउंट करते हैं। यानी कि अगर कोई कंपनी किसी पब्लिक पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को बिलोंग कर रही है तो उसे हम प्राइवेट सेक्टर में काउंट करेंगे, अगर उसे गवर्नमेंट ओन कर रही है तो उसे पब्लिक सेक्टर में ओन करेंगे। सो जो हमारी पब्लिक कंपनीज होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड होती हैं, बट गवर्नमेंट को बहुत सारी फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर के लिए भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे रोड प्रोवाइड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सब्सिडाइज्ड रेट पे लैंड प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी हमारी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है प्रॉपरली काम कर पाएंगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी ध्यान देती है। तो आई होप ये आपको चैप्टर क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।